Today we are going to attend a new chapter, excretory product and their elimination, यानी उत्सर्जी उत्पाद और उसका निष्कासन। क्लियर? ठीक है, इस बात को अच्छे से समझना। चैप्टर इंटरेस्टेड चैप्टर है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे आपके इसके साथ। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड दियर एलिमिनेशन। ठीक, देखो हम बात को किस प्रकार से समझते हैं। जैसे मान लो ये सेल है, क्या है? सेल है। हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट सेल ही होती है। अच्छा, इस सेल के अंदर जैसे कोई रिएक्शन हो रही, ये प्रोडक्ट बन गया, या फिर कोई प्रोडक्ट टूट रहा है, कोई प्रोडक्ट टूट रहा है, तो चीज बन भी सकती है और टूट भी सकती है। बनने वाली चीज को आप क्या कहोगे? और टूटने वाली चीज को आप क्या कहोगे? बनने वाली को एनाबोलिज्म और टूटने वाली को कैटाबोलिक करो ना। एनाबोलिक और कैटाबोलिक। और ये केमिकल रिएक्शन, दोनों क्या है? केमिकल रिएक्शन। अच्छा, केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर चलती हैं वो एंजाइम और हार्मोन्स के कारण चलती हैं। एंजाइम और हार्मोन्स के कारण चलती हैं केमिकल रिएक्शन। और जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो सिर्फ हमारी बॉडी में इसलिए चलती है कि कुछ पदार्थ बन जाएं और कुछ पदार्थ विघटित होकर सरल पदार्थों में बदल जाएं। और इन ऑल केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर चलती हैं उनको आप कहते हो मेटाबॉलिक रिएक्शन। ऑल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी, क्या कहेंगे अब इनको? मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब आपको एक बात समझ में आ गई कि मेटाबॉलिक में एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों होती है। यानी आप इसको बोलोगे उपापचय प्रक्रियाएं। क्या बोलोगे? हमारे शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक प्रक्रियाओं को हम उपापचय क्रियाएं कहते हैं, जिनके फलस्वरूप या तो कोई पदार्थ बनता है या कोई पदार्थ टूटता है। उनको हम क्या कहेंगे? उपापचयी क्रियाएं। क्या कहेंगे? क्लियर? ठीक है। ऑल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंतर्गत आ जाएगी बात। ठीक है। अच्छा, जब कोई भी रिएक्शन होती है तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो यूजफुल होता है, तभी रिएक्शन हो रही है बॉडी के अंदर। तो जरूरी तो नहीं सारे प्रोडक्ट जो बनेंगे वो यूजफुल हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बन सकता है। मान लो इस रिएक्शन से कोई वेस्ट प्रोडक्ट ये बन गया और इससे भी कोई वेस्ट प्रोडक्ट बन गया लास्ट में। ठीक है, इसको आप क्या बोल रहे हो? वेस्ट प्रोडक्ट। क्या बोल रहे हो? यानी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बन सकता है। वेस्ट यानी खराब। जैसे अगर हम बात करें जैसे मान लो आपने ग्लूकोज का इंटेक किया। अच्छा, इनको वेस्ट प्रोडक्ट बोल सकते हो या मेटाबॉलिक वेस्ट भी बोल सकते हो। आप इनको क्या बोल सकते हो? मेटाबॉलिक
वेस्ट। ठीक है, जैसे आपने ग्लूकोज का इंटेक किया और ग्लूकोज के इंटेक के जैसे ही हुआ तो आपको ऑक्सीजन की रिक्वायर हुई इसको तोड़ने के लिए। किसकी रिक्वायर हुई? और ऑक्सीजन की रिक्वायर होने के बाद एटीपी बना और एटीपी के बाद CO2 प्रोड्यूस हुई। तो ये जो CO2 है, ये O2 हमें बाहर से चाहिए और ये CO2 है, ये है वेस्ट, ये हमें बॉडी में नहीं चाहिए, वेस्ट प्रोडक्ट है। ये CO2 है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ये बाहर निकलनी चाहिए ना। तो ये क्या हो गया? मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया। तो मेटाबॉलिक वेस्ट में एक तो क्या आ गया आपका, जैसे एक तो आ गया आपका CO2, क्या आ गया? CO2, ये बॉडी से निकलना चाहिए। ठीक है, एक जैसे हमारी मसल्स जो होती है ना, उनके अंदर एक पदार्थ होता है क्रिएटिन। ये क्रिएटिन भी वेस्ट होता है जब मसल्स काम करती है, तो ये क्रिएटिन जो प्रोटीन होता है वो बाहर निकलता है, तो ये जो होता है वो वेस्ट होता है। जैसे आप कभी भी मान लो कोई किडनी पेशेंट है और उसकी जांच होती है तो क्रिएटिन की जांच जरूर करते हैं, क्योंकि क्रिएटिन यदि बॉडी में बढ़ गया तो किडनियां जो होती हैं उसकी सफाई कम करने लग जाती है, उससे साफ नहीं होता है क्रिएटिन। तो एक हो गया क्रिएटिन, क्या हो गया? क्रिएटिन। और एक होता है नाइट्रोजनी वेस्ट, नाइट्रोजनी अपशिष्ट। नाइट्रोजनी अपशिष्ट एक कौन सा होता है? ठीक है, तो तीन चीजें हमारे वेस्ट प्रोडक्ट में होती हैं। कौन कौन सी? मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर CO2 है, क्रिएटिन है और नाइट्रोजनी अपशिष्ट। इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। क्या पढ़ेंगे हम? क्लियर? आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट। किसकी बात करते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट की बात करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो तीन प्रकार से होता है। एक तो होता है हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है वो होता है अमोनिया, एक होता है यूरिया और एक होता है यूरिक अम्ल। तीन चीजें नाइट्रोजनी वेस्ट के रूप में हमारी बॉडी में। ठीक है, डिटेल से अगर इनको पढ़ेंगे तो जैसे मान लो ये लीवर है, क्या है ये? लीवर। अब लीवर जो होता है ना वो क्या करता है? लीवर बहुत सारे फंक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर, और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये ब्लड को साफ करता है, और ब्लड को साफ करने के बाद ये भेजता है हार्ट के पास। ठीक है, डायरेक्ट नहीं भेजता। तो जैसे आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की मात्रा यदि ज़्यादा बढ़ रही है ब्लड के अंदर, तो ये फिर भी लीवर पे दिक्कत है, तो लीवर उसको साफ करेगा। अब प्रोटीन जो होता है वो बना होता है अमीनो एसिड से, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो मान लो यहां पर ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड क्या है? ये अमीनो एसिड है। ठीक है, अब ब्लड जैसे लीवर के पास ये चीज आती है तो लीवर इसको तोड़ना स्टार्ट कर देता है, और लीवर इसको तोड़ेगा तो कुछ इस प्रकार से तोड़ता है। पहले इसको यहां से तोड़ेगा, ठीक है, और ये जो है ये चीज, ये अमीन ग्रुप है, तो NH2 है तो NH3 भी बन सकता है, NH2 है तो NH3 भी बन सकता है।
तो ये जो है यही नाइट्रोजनी वेस्ट है और इससे तीन चीजें बदल सकती हैं, तीन चीजें बन सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो NH3, एक यूरिया और एक यूरिक एसिड। ठीक है, बाकी ये जो बच गया इसको आप बोलोगे नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस। नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस। तो आपको जानकर इस बात का भी आश्चर्य होगा, और ये जो बात पहले भी आपके पढ़ी हुई है, कि लीवर जो है ना इस नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस इसको भी नहीं छोड़ता, इससे भी एनर्जी निकाल लेता है। वो क्या करता है, इसको वो कन्वर्ट कर देता है किस में? ग्लूकोज में। और इस प्रक्रिया को आप कहते हो ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हो? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? हम क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर। और ये जो है ये तीन प्रोडक्ट इधर बन गए। अब अमोनिया जो होता है ना वो हाईली टॉक्सिक होता है, बहुत ज्यादा जहरीला होता है। टॉक्सिक मतलब विषालु प्रकृति का। ये कम विषालु है और ये बहुत कम विषालु है। ये बहुत कम विषालु है। और ये जो अमोनिया बहुत ज्यादा विषालु है, तो इसको साफ करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की आवश्यकता होती है। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर यहां पर रिक्वायर रहती है। जैसे अमोनिया की अगर आप बात करो, जैसे अगर हम है ना, हम ये काम नहीं करते। हम अमोनिया जैसे प्रोडक्ट को यूरिन के जरिए नहीं निकालते हैं, मूत्र के जरिए नहीं निकालते। अगर अमोनिया हमारी बॉडी में बने तो हमें बहुत ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होगी। और इतना वाटर, जैसे अगर मान लो थोड़ी सी अमोनिया की अगर हम बात करें तो उसको 5 से 7 लीटर जल की आवश्यकता होती है। तो 5 से 7 लीटर जल की अगर हम बात करें तो हमारा ब्लड ही 5 लीटर होता है। उससे और कितना पानी निकालेगा? किडनियां उससे और कितना पानी निकालेंगी? और 5 से 7 लीटर की अगर हम बात करते हैं तो जब ब्लड ही 5 लीटर है तो उससे और कितना जल निकल सकता है? नहीं निकल सकता ना। तो ये काम कौन कर सकता है? ये काम तो सिर्फ वो कर सकता है जो जल में ही रहता हो। और जल में कौन रहता है? हाँ, मछली जल की तो वो रानी है, क्योंकि उसको एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। और मछली है, बहुत सारी फिश हैं, कुछ फिश जो होती हैं वो ये भी काम करती हैं, यूरिक एसिड वगैरह को भी निकालती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ फिश की अगर हम बात करें तो ये अमोनिया को मूत्र के जरिए बाहर निकालती हैं। तो जल ही जल है उसके पास, जलाया गया तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। यूरिया की अगर हम बात करें तो ये यूरिया जो होता है कम विषालु होता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या अमीनो एसिड नहीं होते? होते ही अमीनो एसिड। अमीनो एसिड टूटते हैं तो क्या अमोनिया नहीं बनती? बनती है। लेकिन हम अमोनिया को पहले किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? यूरिया में। यूरिया साइकिल के जरिए हम अमोनिया को यूरिया में बदल लेते हैं और फिर इसको बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर इसको कम जल की आवश्यकता होती है, इसको बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, इसको कम जल की आवश्यकता होती है। तो हम इसका उदाहरण है स्तनधारी। क्लियर। एक कुछ जीव ऐसे होते हैं जो यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं और ये सबसे कम विषालु होता है। और यूरिक एसिड कम विषालु होता है, इसको जब बाहर निकालते हैं तो इनको न के बराबर जल की आवश्यकता होती है। ऐसे जीव जंतु जो होते हैं अपना मूत्र विसर्जित करते हैं तो वो पेस्ट के रूप में निकालते हैं मूत्र को भी, जैसे पक्षी है, सरीसृप है। कौन कौन? पक्षी और सरीसृप। तो वे जीव जो अमोनिया को मूत्र के जरिए बाहर निकालते हैं उनको अमोनोटेलिक कहेंगे। वे जीव जो यूरिया को बाहर निकालते हैं उनको यूरोटेलिक कहेंगे।
वे जीव जो यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं उनको यूरिकोटेलिक कहेंगे। तो 3 हो गए आपके पास अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरोटेलिक और यूरिकोटेलिक। ये 3 प्रकार के आपके पास जीव हो। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये तो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ेंगे, वो किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, रुको एक बार। तो आगे हम देखेंगे, वो हम बात करेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। तो इस चीज को अगर हम देखें, तो अगर आप देखो तो मान लो, देखो ओवरऑल हम सारा समझे अच्छे से समझे तो ये मान लो हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये मान लो लीवर है। देखो आपको सारी चीजें तरीके से समझाता हूं, बहुत काम अच्छा लगेगा आप। ये लीवर है मां, क्या है ये? हाँ, लीवर या यकृत। कोई बात नहीं, चॉकलेट का नहीं है तो ये ऐसे बना दिया। यार ये कौन सा कलर है, मेरे को तो पता ही नहीं है। स्काई ब्लू। ओके, देखो ये लीवर है। क्या है? लीवर। अच्छा, लीवर के अंदर जो यूरिया है, अमोनिया है, वो किसके अंदर बनेगी? लीवर के अंदर बनेगी। और लीवर इसको एक, अरे तू ही कैसे आ गए हो? हाँ, लीवर इसको एक वेन के जरिए, किसके जरिए? वेन के जरिए, जिसको आप बोलोगे हेपेटिक वेन। क्या बोलोगे? देखो लीवर से जो निकलती है उनको हेपेटिक, हेपेटिक वेन। कौन सी? ये वेन के जरिए इस जो यूरिया वाला जो ब्लड है, जिसके अंदर यूरिया है, उसको देखो लीवर इतना ही काम करता है, तोड़ के भेज रहा है उसको कि आगे उसकी सफाई हो जाए। और ये चला जाता है वेना केवा के पास। किसके पास चला जाता है? वेना केवा के पास। अच्छा, ये वेना केवा क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये वेना केवा के पास चला गया। ठीक है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, वेना केवा। ठीक है, हार्ट में होती है ना अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, तो उसके पास चला जाता है। ठीक है, जैसे इसके पास गया तो फिर ये ब्लड को भेज देती है किसके पास? हार्ट के पास, है ना। तो आपकी फरमाइश पे ऐसा ही बना देते हैं हार्ट, है ना। ठीक है, इसके पास भेज देता है। ठीक है, इसके पास चला गया। क्या चला गया? क्या चला गया? हाँ, यूरिया। किसके साथ है? ब्लड के साथ। किसके साथ है? ब्लड के साथ इसमें यूरिया आ गई। ठीक है, अब देखो हार्ट के 2 पार्ट होते हैं ना, एक अब अशुद्ध का और एक शुद्ध का। अब यहां से अशुद्ध वाली चीज को भेज देगा किसके पास? किसके पास? फेफड़ों के पास। किसके पास भेज देगा? ये चला गया लंग्स के पास, है ना। ये लंग्स है, और लंग्स के पास CO2 बाहर निकल गई और O2 वापस से ब्लड में मिल गई। ये O2 वापस से ब्लड में मिल गई। अब ये जो ब्लड यहां से नीचे आ रहा है, ये O2 वाला ब्लड है, प्लस इसके अंदर अमोनिया भी है। ध्यान समझ में आ रही है बात? CO2 तो इसने रिलीज कर दी, अब O2 वाला ब्लड है, प्लस इसके पास क्या है? अमोनिया। अब आप इसको क्या बोलोगे जिससे आ रही है? अरोटा।
महाधमनी, क्या बोलोगे? अरोटा। आप हिंदी में इसको क्या बोलते हो? महाधमनी। हार्ट की हार्ट, देखो हार्ट नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, हार्ट का चैप्टर अलग रहेगा, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम उसको भी देख लेंगे अच्छे से। अभी आप किसकी बात कर रहे हो? हार्ट के छोटे से फंक्शन की बात कर रहे हो, अरोटा के जरिए भेज दिया गया, महाधमनी के जरिए, ठीक है। अब ये महाधमनी भाई यहां तक आ गई, ये लो, ये महाधमनी है। क्या है ये महाधमनी है, ठीक है। अब महाधमनी जैसे ही पेल्विक रीजन में पहुंच जाती है तो यहां पर है भाई किडनी, क्या है? किडनी। और यहां पर ये महाधमनी की छोटी सी ब्रांच इसके अंदर चली गई और एक ब्रांच इनके अंदर चली गई, क्लियर? इसके अंदर चली गई, ठीक है। एक ब्रांच इनके अंदर चली गई और एक ब्रांच इनके अंदर चली गई। जब इसके अंदर चली जाती है, अच्छा धमनी है तो आप इसको आर्टरी कहोगे ना, आर्टरी और वेन, सीरा को आप वेन कहते हो, आर्टरी धमनी। अब यहां पे आप इसको रीनल आर्टरी कहोगे, रीनल आर्टरी। ध्यान रखना, लीवर के लिए हेप्टिक वर्ड यूज किया जाता है और किडनी के लिए रीनल वर्ड, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, रीनल। क्या? तो ये रीनल आर्टरी हुई, क्या हुई? अब इस रीनल आर्टरी के पास क्या है? O2 युक्त रुधिर प्लस अमोनिया। अब ये दो काम करेगा, क्या? एक तो भाई ये किडनी है, ये किडनी कैसे चल रही है? ऐसे थोड़ी चलेंगी किडनी, इनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं चाहिए क्या? सेल ही तो है, तो ये ऑक्सीजन लाके इनको दे देगा, तो इनका काम बन गया। जैसे इनका काम बन गया तो ये किसको तोड़ने लग जाएंगे? अब अमोनिया को बाहर निकालना स्टार्ट कर देंगे, ये अमोनिया को छानना स्टार्ट कर रहे हैं, और अमोनिया को थोड़ा सा निकाल लेते हैं ब्लड से, और बाकी ब्लड को ये इसको हम बोल देते हैं, देखो नीचे से आती है, मैंने तो ऊपर बना दिया, इसको हम बोलते हैं वेन, रीनल वेन। क्या बोलोगे आप? रीनल वेन। और ये रीनल वेन वापस जाके किस में मिल जाएगी? हेप्टिक वो वेना केवा में, किस में मिल जाएगी? ये सिस्टम होता है, समझ में आई बात? ये सिस्टम होता है। फिर यहां से ये वापस से इससे ले लेगी, ठीक है। और यहां पर जैसे ही देखो, यहां पर कैसी हो गई है? O2 से ले ली गई है तो CO2 युक्त हो गई। अब कैसी हो गई? क्योंकि O2 जब इसको दिए तो इसने अगर अपना भोजन बनाया है तो CO2 यहीं छोड़ दी इसने, तो CO2 लेके वापस इसके पास डालती है, CO2 बाहर निकल जाती है, वापस आता है। ये फंक्शन, ये सिस्टम चल रहा है बॉडी के अंदर। और यहां पर अब इसके अंदर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया हो रही है। क्या हो रही है? और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया यहां पर दो मूत्र वाहिनियों के जरिए यहां नीचे आ जाती है, और यहां पर होता है एक मूत्राशय, और ये है मूत्र मार्ग। क्या है? मूत्राशय जो होता है वो पेशी होता है। अच्छा, जो मूत्र बनता है वो ड्रॉप करके बनता है, तो मूत्राशय जरूरी है। अगर मूत्राशय नहीं हो तो, हाँ, मूत्राशय नहीं हो तो तुम्हारे ख्याल से टॉयलेट में बैठे रहो सारे दिन, ड्रॉप करके, है ना? या वो छोटे बच्चों के वो नहीं आते क्या बोलते हैं उनको? डायपर, वो लगा के घूमो, है ना? सारे दिन वो लगा के घूमो। इसलिए मूत्राशय ऊपर वाले ने जो दिया है वो बढ़िया दिया है कि स्टोर हो जाए इसमें, ठीक है। हाँ, ओके, सामने देखिए, तो ये मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है, फिर आवश्यकता अनुसार ये इसमें जैसे ही ये मूत्राशय में मूत्र आ गया और बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है सारी ब्रेन पे डिपेंड रहती है, ठीक है। तो मैंने अभी इसका एक थोड़ा सा ट्रेलर बताया आपको, चैप्टर हम बाकी है। ओके, थैंक यू सो मच।